देश में पुराने कानूनों को फिर से संशोधित कर दिया गया है। अंग्रेजों के दौर का कानून बता करके अब नए तरीके से उस पे अमली जामा पहना दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे देश बदलने वाला है। देश कितना बदलेगा, इस बारे में हम बात करने के लिए मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर हैं, वकील हैं, महमूद प्राचा साहब। इस बारे में वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, हम उनसे बात करते हैं। सर, देश बदलेगा? देश बदलेगा और आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है अगर देश से निकाली जाएगी तो देश बदलेगा और देश तरक्की करेगा। वरना डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी वही ये फॉलो कर रहे हैं। तो देश इनके राज में तो नहीं बदलेगा। जो अंग्रेजों ने मुल्क के साथ हमारे दुश्मनी की और आपस में लड़ाई कराई, वही ये काम आरएसएस और बीजेपी के लोग करा रहे हैं। और जितनी भी इंडिया की तरक्की हुई है अभी तक, भारत की तरक्की हुई है, उसको ये सब खत्म कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो जो कानून उन्होंने बनाया है उसमें बाकायदा रेप के लिए भी कहा है कि 20 साल की सजा होगी, मौत की पेनाल्टी होगी, और यहाँ तक बोला है कि मॉब लिंचिंग होगी तो भी सजाए मौत का प्रावधान होगा। इन सब चीजों से क्या सच में फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतों में पुराने कानून से भी और इस नए कानून से भी जो कानून जो बनाए हैं वो एकदम अपने एजेंडे के तहत, और जैसा ये मोदी जी की सरकार, आरएसएस और बीजेपी की सरकार करती आई है, सिर्फ सेक्शंस के नाम नंबर बदल लिए हैं और नाम बदल दिए हैं। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ वो चीजें डाली हैं जो आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा पूरा करती हैं, और कुछ इसमें है ही नहीं, वैसा का वैसा है। और दूसरी चीज ये कि देश को पुलिस राज बनाने के लिए जो प्रावधान वो डाल सकते थे वो डाल दिए कि पुलिस के थ्रू सब लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, लोगों को एनकाउंटर कराया जाए, उसी के प्रावधान डालें। बाकी कोई चेंज करने की ना इन लोगों में क्षमता है। ये कोई भी चीज आरएसएस और बीजेपी के लोग खराब कर सकते हैं, कोई भी चीज कंस्ट्रक्टिव कर ही नहीं सकते। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो डिटेंशन है, जो अरेस्ट के बाद अंग्रेजों के टाइम से ही सबसे पहले यह था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म होकर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए कोर्ट में। उसको बढ़ा के 15 दिन किया गया। अब उसको ये और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये अंग्रेजों से इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या उससे भी ज्यादा सख्त भारत के नागरिकों के लिए कानून बना रहे हैं ताकि पुलिस उनको बिल्कुल अपने अंगूठे के नीचे दबा सके? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। पहले से कि 90 दिन हुआ करता था चार्जशीट फाइल करने में, अब उसमें भी थोड़ा टाइम दिया गया है। कोर्ट में भी उसमें टाइम फिक्स किया कि कोर्ट भी इतने दिनों के अंदर फैसला सुना देगी। मैं वही कह रहा हूं ना आपसे। कोर्ट, मैं आपसे कहूं कि आप जो है 100 इंटरव्यू एक साथ कर लोगे या 1000 इंटरव्यू एक दिन में कर लोगे आप? संभव नहीं। लेकिन मैं आपके जो बॉस हैं, आपको वो ऑर्डर दे दें कि आज आपको 1000 इंटरव्यू करने हैं, तो वो कानून ऐसा पास कर दिया कि ये इतने टाइम में हो जाएगा। लेकिन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जजेस के ऊपर वर्कलोड इतना है। जब तक जजेस और नहीं बनाए जाएंगे, जब तक कोर्ट न्यायिक व्यवस्था और बड़ी नहीं की जाएगी, जब तक नहीं होगा। ये तो जो अभी जो हमारे देश में लोक अदालत के जरिए जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके हैं, मीडिएशन है, रिकॉन्सिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, इसके जरिए तो सारी न्याय व्यवस्था चल रही है आजकल। तो और कोर्ट भी मजबूर होकर ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ज्यादा केस लोक अदालत में चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा केस आर्बिट्रेशन में चले जाएं, मीडिएशन में चले जाएं। ये कोशिश हमारी जुडिशियल पूरा सिस्टम कर रहा है। तो ये अपने आप में एक इस बात का सबूत है कि वर्कलोड इतना है कि न्याय तो दे ही नहीं पा रहे हैं अपनी न्यायिक व्यवस्था से। जो एक विशेष समुदाय या एक ग्रुप को पहचान करके आधार पर जो धमकी देने वाली बात आती है, उसमें भी एक तरह का उसमें जिक्र किया गया है कि उसको आतंकवादी घटनाएं मानी जाएंगी। तो क्या ये जितने भी मुसलमानों को या नाम ले करके जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म मजहब के आधार पर बुलडोजर चला देंगे तो गोली मार देंगे, इस तरह की घटनाएं अब कम हो जाएंगी? क्योंकि जब कानून बन रहा है तो कानून पे अमल होना चाहिए ना। कानून बनाने से कुछ नहीं होता। जो कानून ऑलरेडी हैं, अगर उस पर सही से अमल होता तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के बहुत ज्यादा कार्यकर्ता जेल से बाहर रह पाते।
और उनके लीडर्स जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा जेल से बाहर रह पाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो सारे कायदे कानून जो भी हैं, कानूनों का उल्लंघन ही करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, और ऐसे ऐसे उल्लंघन करते हैं कि उन्हें सबको जेलों के पीछे ही होना चाहिए था। तो अब कानून में लिखने से कुछ नहीं होता, कानून पे अमल करने के लिए एक रिजॉल्व होनी चाहिए। ये दुनिया को दिखाने के लिए कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, और कानून का किताब में होने से भी कुछ नहीं होता। कानून पे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको अमल करवाने की जरूरत होती है, और वो भी निष्पक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि कानून पे अमल कराया जाएगा, ईडी सीबीआई अमल करेगी कानून पे, तो वो अपोजिशन की पार्टीज के लिए, जो लोग जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ, और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो जो इल्जाम अपोजिशन के लोगों के ऊपर रखते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा काम भी करेंगे तो उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे करने से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी, देश की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, मॉब लिंचिंग जैसे कि एक हत्या ही होती है, मॉब लिंचिंग एक हत्या हो गई। मॉब लिंचिंग का मतलब कई लोगों के जरिए किया गया, उस पर भी हत्या वाले मामले चलते थे। आज भी बहुत से मामले पेंडिंग हैं। तो इससे कोई विशेष असर आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग वाले घटनाओं में? मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ले दे करके ऐसा ना हो कि फिर जिनके समर्थन में बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग घटनाएं रुकेंगी, अब उल्टा उनको ही फंसाने वाला मामला आ जाए। मुझे ऐसा ही शक है और मुझे ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि अमित शाह साहब को तो शायद ये सब चीजें पता ही नहीं होंगी, जो वो जिससे भी अपनी जबान में बोल के लिखवाते हैं या लिखने के लिए मजबूर करते हैं लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। ना वो उन पढ़े लिखे लोगों को अमित शाह साहब अपनी बात समझा पाते हैं, ना वो अमित शाह साहब की बात को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में आपस में बहुत बड़ा गैप होना है ऑब्वियसली। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति और एक बिल्कुल नासमझ व्यक्ति के बीच में गैप अगर बहुत बड़ा हो तो उससे कुछ नतीजा निकल के नहीं आता। तो अमित शाह साहब को ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब वो पढ़े हैं तो इसका ऐसा मजाक बनाया कि अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। देश की नेशनल मीडिया ने भी बहुत तारीफ की कि जो एक कानून दिया गया है कि राजद्रोह को अब देशद्रोह कहा जाएगा। ठीक है, वो राज की जगह पे देश लगा दिया। हालांकि मायने तो दोनों का एक ही निकलता था, लेकिन अब चूंकि जो नया कानून अब उसको संशोधित किया गया है, बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि आप किसी की भी आलोचना करो, सरकार की आलोचना करो, देश की आलोचना नहीं करेंगे, देश के बारे में बुराई नहीं करेंगे। तो कई मामलों में फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, जैसे इजराइल और फलस्तीन के मामले को लेकर के, हम भारत के लोग ही भारत की सरकार की आलोचना करते थे। तो सरकार और देश में कुछ तो ऐसा परिभाषा होगा। नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, इस चीज की अमित शाह साहब को समझ ही नहीं है। अब उन्होंने बोल दिया ऐसा कर दो कि, अब ये बोला यही होगा उनसे, जो उनके पढ़े लिखे लोग होंगे, कि ऐसा कर दो कि हम लोग जो हर जगह करते हैं, जो मोदी जी और आरएसएस के लोग हर जगह करते हैं, बोला जाता है कि मोदी जी ने अडानी साहब के साथ मिलकर ये घपला किया है, और वो उसका उसका नतीजा क्या करते हैं ये लोग अपनी पब्लिसिटी में, कि ये देश के खिलाफ बोला जा रहा है। अगर अमित शाह साहब ने कुछ पैसे किसी बैंक से चुराए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना देश ने पैसे चुरा लिए। लेकिन ये हर बार ऐसे करते हैं, गंदे घिनौने काम खुद करेंगे और बोलेंगे तो बोलते हैं कि देश के होम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे बोल रहे हो। वो अमित शाह साहब के खिलाफ बोला जाता है। अगर ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल एक नाकामयाब, उनको एबीसीडी नहीं पता होम मिनिस्ट्री में काम कैसे होना है, अगर ये कहा जाएगा तो वो कहेंगे होम मिनिस्टर के खिलाफ, आप देश के खिलाफ बोल रहे हो, देश के होम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं। हम अमित शाह साहब को कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर भी बैठ कर भी उन्हें कुछ अकल नहीं आई इतने साल में। हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देश के होम मिनिस्टर के खिलाफ हम बोल रहे हैं, मगर यही वो करते हैं। तो इसको वो उन्होंने अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे लिखवाया होगा, उनको बोला होगा कि भाई ऐसा ऐसा कर दो कि हम लोग, हमारे बारे में कोई बोले लेकिन वो देश के बारे में समझा जाए। अब वो हो नहीं सकता वैसा। तो अब इन विचारों ने, जो पढ़े लिखे लोगों ने मजबूरी में अमित शाह साहब के दबाव में जो लिखा होगा, उससे एक ऐसा हौच पौच हो गया है, ना जज की समझ में आएगा, ना पुलिस की समझ में आएगा, ना अमित शाह जी की समझ में आ रहा होगा, ना उन पढ़े लिखे लोगों की जिन लोगों ने ये लिखा होगा, ना उनकी समझ में आ रहा होगा। अब हो गया जो होना था। और मोदी जी ने तारीफ कर दी, अमित शाह जी ने अपनी तारीफ सब लोगों को बाहर निकाल के करी, ताकि कोई उनकी ये जो मैं कमियां बता रहा हूं ऐसी पॉइंट आउट ना कर सके, सब लोगों को बाहर निकाल। अच्छा, इन लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास तो अपने लॉ इन्फोर्समेंट जो है बाकायदा कमेटी वगैरह सब कुछ होगा, उसी के बेस पे तो ये लोग अपना तैयार कर रहे हैं। भाई मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, कुछ तो पढ़े लिखे लोग ही थे ना, फिर इन्होंने लिखा होगा ये, पर अमित शाह जी ने बोला हुआ ऐसा कर दो। अब वो वैसा हो नहीं सकता,
तो उन्होंने कोशिश की तो एक खिचड़ी पक गई है, जिससे अब ना इसकी कुछ समझ में आएगा, ना उधर की समझ में आएगा, ना ऊपर ना नीचे, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। ये अमित शाह साहब का अच्छा, कानून। बलात्कार के मामलों में उसमें एज ग्रुप डिफाइन कर दिया गया, 16 साल 12 साल, इतना। भाई रेप तो रेप, अब उसके लिए एज क्या डिफाइन करना जरूरी है? अगर एक कड़ा कानून के तौर पे हम लोग इसको मानते कि अगर आपने किसी का भी रेप किया तो आपको सजाए मौत होगी, तब तो इसको हम लोग एक सजा मानते हैं। लेकिन अगर हम उस पर एज डिफाइन कर देंगे, 12 साल वाले को इतनी सजा होगी, 20-18 साल वाले को रेप करेंगे इतनी सजा होगी, ये कुछ समझ में नहीं आया। मतलब एक ऐतिहासिक कानून बदल रहे थे तो एक अच्छा उस ढंग से बदलना चाहिए था ताकि लोग याद रखते। बदलने की समझ है नहीं, किसी ने बोल दिया होगा। ये एक विदेशों में और दूसरी जगहों पे एक अच्छा चलन है कि अगर जितनी कम एज के लड़की के साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो उसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। ये किसी ने बाहर से बोल दिया होगा, लेकिन अब वही बात है ना, इन्होंने बोला होगा, पढ़े लिखे लोगों ने कुछ बताया होगा, इन्होंने बोला कुछ और, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। क्योंकि जैसे मोदी जी जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको भी रास्ता बताते हैं, अब अमित शाह जी अगर किसी को रास्ता बताएंगे पढ़े लिखे वकील को, तो उसका अंजाम क्या होगा, वो यही होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन अमित शाह जी इसको समझ नहीं पा सकते, और वो बेचारे जो समझ रहे होंगे पढ़े लिखे लोग, उन पे दबाव बना के इन्होंने सब खराब करा दिया। जब पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, देश के पूरे संसदीय प्रक्रिया में देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष ही सड़क पर है और सत्ता पक्ष सड़क के अंदर है, संसद के अंदर है। तो ये कौन सा ऐसा कानून है जिस पर सवाल उठाने वाले लोग भी अंदर मौजूद नहीं है? एक आध ओवैसी साहब अगर कभी नजर आ गए होंगे, हो सकता है वो भी आजकल में बाहर हो जाए। तो पूरा का विपक्ष ही एकदम बाहर है, संसद से बाहर। इसे आप कैसे देखते हैं? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं उसके वर्ड बोरो कर रहा हूँ कि ईवीएम से जीते हुए लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं और जनता के वोटों से जीते हुए लोग पार्लियामेंट के बाहर हैं। और ये बहुत ही मुझे सटीक सा टिप्पणी लगी किसी की, क्योंकि इसका मतलब यही है, जो फर्जीवाड़े से जीते हुए एमपी हम अंदर हैं बीजेपी और उनके जो सरकारी पक्ष था 2019 में, और जो लोग जेन्युइनली लड़के भी जीत के आए हैं उनको सबको बाहर कर दिया। तो ये काफी अच्छी टिप्पणी थी जिसने भी की थी, मैंने सोशल मीडिया पे किसी की टिप्पणी देखी थी, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो और ये लोग इतने, अगर आप अमित शाह जी से और मोदी जी से किसी भी टेक्निकल बात पे, किसी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पे पूछ लीजिए तो वो तो बता नहीं पाएंगे कुछ। अच्छा, एक सवाल विपक्ष के ऊपर तो आप विपक्ष को तो बाहर ही करना ना, कोई भी सवाल पूछा तो फिर वो अब बगले जाने लगे कि क्या हो गया, क्या हमें तो पता नहीं कुछ ऐसा। नहीं, विपक्ष को लेकर के भी आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि ये लोग इतने काहिल हैं, इतने नाकारा हैं, इतने आलसी लोग हैं कि अब ये बीजेपी की तरफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर, जैसे कि गैस के दाम बढ़ गए, बकायदा आज जो माननीय स्मृति ईरानी जी हैं उस वक्त जो है सिलेंडर लेकर बैठा करती थी, प्रोटेस्ट किया करती थी। बड़े बड़े मंत्री संतरी साइकिल चला करते थे, गले में आलू प्याज लटका करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या विपक्ष उस स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर सकता है सत्ता पक्ष के? तब तो माना जाए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष बिल्कुल निरंकुश हो गया, कुछ मौके तो ये खुद भी दे रहे हैं। देखिए, दोनों चीजों का मिक्सचर है। एक तो जब पहली सरकारें रही तो पुलिस का और एनफोर्समेंट एजेंसीज का इतना नाजायज इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, एक ये बात भी है। लेकिन दूसरी बात आपकी 100% सही है, चाहे कितना भी खतरा हो, चाहे कितनी भी गुंडागर्दी, कितने भी दबाव और धमकियां और एक्चुअल प्रेशर डाला जाए, जब देश की बात आ जाती है तो सभी प्रेशर्स को नजरअंदाज करके, सभी प्रेशर्स को झेल के विपक्ष को इस वक्त पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। तो लेकिन ये दोनों चीजों का मिक्सचर है, कुछ इनका इतना ज्यादा दबाव भी है, नाजायज इस्तेमाल है एनफोर्समेंट एजेंसीज का, कुछ विपक्ष के अंदर आपने ये कहा है शायद कुछ डर नाम की वस्तु भी आ गई है हमारे इलेक्टेड लीडर्स के अंदर, और वो जाहिर भी बात है कि इतने ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना जैसा अब हो रहा है। तो दोनों चीजों का मिक्सचर है। लेकिन जब देश की बात है तो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ के, उनके खिलाफ आंदोलन करना देश हित में बहुत जरूरी है और हमें करना ही चाहिए। अच्छा, ईवीएम का चूंकि आपने जिक्र किया, ईवीएम को लेकर विपक्ष बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन अगर कोई जीता हुआ चुनाव है, जैसे मसलन तेलंगाना हो गया, कांग्रेस ने जीता, भले 2-3 स्टेट उसने गवा दिए, क्या कांग्रेस से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने जीते हुए इलेक्शन को दिखा करके वो इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर सके कि देखिए हम इलेक्शन जीत गए हैं, फिर भी हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पर आप इलेक्शन करा लीजिए, ताकि एक विश्वसनीयता कायम रहे उस पार्टी की भी जो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ईवीएम को लेकर के ये लोग मजबूती से आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। जीते तो ठीक,
अगर हार गए तो ईवीएम खराब, ये भी तो एक मसला है सर। बिल्कुल है, लेकिन हम लोगों का जो सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, जो राजनीति से अभी कोई ताल्लुक नहीं रखते, मतलब ये वाली पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति से नहीं रखते, वो लोग तो कंसिस्टेंटली इस बात को कह रहे हैं ना। मेरा पर ये मानना है कि अगर ये ऑपोजिशन पार्टी जो आपने एग्जांपल दिया तेलंगाना का या दूसरी जगह का, कहकर बोले कि हम अपने इन रिजल्ट्स को भी नहीं मानते, तो जीतने के बाद भी क्योंकि तो उनसे उनको और ज्यादा फायदा होगा। तेलंगाना में मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी अगर पहले पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, और इतनी वोट्स भी नहीं आएंगी। तो ये है बुनियादी बात। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो और ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये जितनी भी वोटें बंगाल में आ गई बीजेपी, आ ही नहीं सकती, उनका तो 1% वोट भी नहीं है बंगाल में एक्चुअल वोट। ये ईवीएम और दूसरे घपलों से जो वोट लिए हैं उन्होंने, वही तो वोट है उनके। तो अगर बंगाल में चुनाव होंगे तो एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी। बिहार में चुनाव होंगे तो अब मेरे ख्याल से 1-2 कहीं से आ जाए तो आ जाए, उससे ज्यादा आएंगी। झारखंड में तो बिल्कुल नहीं आएंगी। 2024 के लिए आप कैसे देखते हैं, जब विपक्ष का ये हाल है कि छोटे बच्चे की तरह आपस में ये लड़ रहे हैं? मसलन मध्य प्रदेश की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है विपक्ष के नाम पर। इंडिया गठबंधन बना, 40 संगठन लेकर के एनडीए ने अपना सरकार चला लिया, छोटे छोटे दलों को भी उसने जगह दी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो सहनशीलता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष से थोड़ा सीखना चाहिए, यानी एनडीए से कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। इन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल अलग ही लाइन में रख लिया है और अभी भी टूट के कगार पे हैं। इंडिया गठबंधन लग रहा है कि टूट जाएगा, उसमें भी एक और पार्ट नजर आ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं 24 का, आप कैसा भविष्य देखते हैं? देखिए, आरएसएस और बीजेपी की सरकारों से और उनके लोगों से तो कुछ नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वो सब कोई भी अच्छा काम करने के सक्षम ही नहीं है उनके पास, क्योंकि अभी एनफोर्समेंट, जैसे वो अपने दौर में विपक्ष की भूमिका निभाते थे, एक मजबूत भूमिका निभाते थे। मैंने वही आपसे अर्ज किया ना, वो तब भी इसीलिए निभा पाते थे कि एक तो उनके लोग आरएसएस के सब पॉलिटिकल पार्टीज में पहले भी थे और आज भी, एक ये वजह है। दूसरी वजह जो मैंने अभी आपको बताया, पुलिस का इतना ज्यादा बर्बरता पूर्वक इस्तेमाल कभी कोई सरकार नहीं किया, कभी किसी सरकार ने नहीं किया। पर जो बात आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि बड़ा दिल रखना चाहिए, और एनडीए जो दूसरे लोगों को एडजस्ट करती है वो एक तरीके से गुलाम बना के रखती है, कोई चू थोड़ी कर सकता है। अगर ये अमित शाह जी और मोदी जी को किसी से इतना भर भी नाराजगी हो जाए कुछ, तो शिवराज सिंह जी का एग्जाम्पल आपके सामने है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का एग्जाम्पल आपके सामने है, रमन सिंह जी का आपके सामने है, और पूरी मीडिया में ये खबरें छपाई जा रही हैं कि योगी जी का नंबर अंदर है। ये अमित शाह जी और मोदी जी तो छपा रहे हैं, और कौन छपाएगा सब? तो ये एक जो है एडजस्टमेंट, ऐसे जब अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पहले वहां पे ये कहलवा दिया कि भाजपा आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन में भी नहीं ले जाया जाएगा। तो इस तरह का अकोमोडेशन करते हैं ना, वो तो किसी भी को भी कुछ भी कभी भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते हैं। ये तो ऐसा नहीं, बड़ा दिल करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें जेन्युइनली सबको एडजस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी देश के ऊपर खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है। जब आरएसएस और बीजेपी हट जाएंगे, संविधान को खतरा खत्म हो जाएगा, तो तब दोबारा चुनाव के मौके तो बहुत आने, तब पूरी तरीके से नेगोशिएट करें। हर एक पार्टी का पूरा हक है कि वो अपनी बात और अपनी ताकत के हिसाब से अपनी संख्या असेंबलीज में अपने पार्टनर्स के साथ, अलायंस पार्टनर के साथ अपनी संख्या अपनी ताकत की बुनियाद पर हासिल करने की कोशिश कर सके। लेकिन अभी नहीं, अभी बड़ा दिल सबको रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा, बहुत छोटा सा। विपक्ष पूरा संसद के बाहर है, क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत इनके साथ इंसाफ हो सके, कम से कम ये अंदर पहुंच सके, अपनी आवाज वहां कर सके, संसद से बाहर ना? इस वक्त देखिए, संसद के अंदर पहुंच के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये 190 लोग संसद के अंदर भी होते तो क्या ये बिल पास नहीं होते? बताइए आप। कम से कम वहां बोलते तो। बोलने से कुछ नहीं होता ना, मैं यही तो कह रहा हूं। बोलो आप उन लोगों के सामने जो संविधान और कानून की इज्जत करते हो। यहाँ तो 5 मिनट में ही वोटिंग होती है और 5 मिनट में ये बिल पास हो जाते हैं, सिर्फ यही होता ना, और कुछ नहीं होता। या 2-3 घंटे बहस हो जाती, हाथ में क्या आता? वो टाइम नहीं है कि जो अमेंडमेंट विपक्ष पेश करती उसको कंसीडर करके उसको ऐड किया जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना आजकल।
तो अंदर कुछ नहीं होना है। ये तो एक इनके पास एक आपदा में अवसर आ गया है कि इनको अब पार्लियामेंट की अपनी अटेंड भी नहीं करनी है, पूरे देश में फैल के पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करने चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा अवसर इनके हाथ में आ गया। अंदर जाके कुछ नहीं है, बोल के कुछ हो ही नहीं रहा ना। कुछ बोल लीजिए आप, मोदी जी और अमित शाह जी को कुछ भी बोलना आता है, कुछ भी बोल के ताली बजवा लेते हैं। अब लोग उनके अंदर बैठे ताली बजाते हैं। अब लोग तो दीवाने हैं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बोलने से तो कुछ होना नहीं है ना। अब इस तरफ से कोई भी कितनी भी अच्छी स्पीच दे दे, उसकी हुटिंग शुरू कर देते हैं सत्ता पक्ष वाली। पहली बार ऐसा हो रहा है, तो बोलने से नहीं होने वाला है कुछ। सड़क पे निकल के लोगों को जागरूक करके एक बड़ा पीसफुल आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत। तो देश को बदलने के लिए जरूरी है कि देश में लोग सड़क पर निकल करके प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज बुलंद करें। लेकिन विपक्ष इतना लुंज पुंज नजर आ रहा है कि आगे उसका भविष्य क्या होगा ये समझ से बाहर है। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 24 में क्या सच में देश बदलेगा या पूरा विपक्ष ही बदल जाएगा। अपने सहयोगी वसीम के साथ शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।